गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपने बात कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स का जो चैप्टर अपने स्टार्ट किया था उसी के अंदर कि सबसे पहले तो कुछ आप लोगों ने प्रोटोप्लाज्म जो था उसका डिस्कशन किया कि किसने क्या क्या नेम दिया और उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो थी आप लोगों ने वो भी डिस्कशन की। ये भी देखा कि प्रोटोप्लास्ट के अंदर कौन कौन से केमिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक टाइप ऑफ कंपाउंड्स जो है अपने को मिल रहे थे। सारा डिस्कशन जो है वो अपना हो गया था। तो इस बायोमोलिक्यूल के अंदर सबसे पहले अपने बात करते हैं कि आप लोगों ने जो आइडेंटिफिकेशन किया कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर आप लोगों को कुछ इनऑर्गेनिक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट मिल रहे थे, कुछ ऑर्गेनिक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट मिल रहे थे। तो इनका एनालिसिस आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपने यहाँ लिखते हैं, हाउ टू एनालिसिस या एनालाइज केमिकल कंपाउंड्स या कंपोजिशन किस टाइप से आप लोग उनको चेक कर सकते हैं। तो देखो एक सिंपल सा मेथड ये जो है चेक करने का अपने को बता रहा है कि जब आप लोग किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को चेक करने के लिए, किसी भी मटेरियल को चेक करने के लिए, किसी भी सेल के अंदर कौन कौन से मैटर अपने को मिल रहे हैं उसका केमिकल एनालिसिस करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है। कोई लिविंग टिश्यू जो है या फिर आप बोल सकते हैं पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है उसको आपको लेना पड़ता है। यानी कोई भी फ्रिक्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने को लेना पड़ता है, चाहे उसका वेजिटेटिव पार्ट हो, चाहे कोई लीवर का पार्ट हो, चाहे अदर पार्ट जो है लीफ का पार्ट हो, प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस पार्ट को आप लोग सबसे पहले लेके इसको पिस्टल मोटर को जनरल लैंग्वेज में मैं आप लोगों को सीधा सा बता देता हूँ कि ये मिक्सचर जो होता है ना, इस टाइप की पिस्टल मोटर होती है। जनरली उसको क्या करते हैं, घरों के अंदर कुंडी गोटा मिलता है ना अपने को, उसी को जनरली बायो की लैंग्वेज में आप लोग पिस्टल मोटर बोलते हैं। वैसे आजकल ग्राइंडर जो आते हैं खूब सारे, उस ब्लेंडर की बात कर लेते हैं, वो ऐसा सिस्टम होता है। एक है इस टिश्यू को, इस पार्ट को आप लोग इसमें लें और इसके अंदर आप लोग टिश्यू पार्ट, मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, टिश्यू पार्ट, और इसके अंदर आप लोग डाल देते हैं बेटा ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। फॉर्मूला भी याद रखें, Cl3CCOOH। ये आपके ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड जो है उसका फॉर्मूला है। इसके अंदर इसको डाल के आप लोग ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने के बाद में आप लोग इसको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, फिल्टर विद क्लॉथ, कपड़े से इसको छान लें, या मान लो आप लोग किसी अदर मेम्ब्रेन से इसको, और बाय एनी मेम्ब्रेन से इसको छान ले। छानोगे तो सिंपल सी बात है कि इसको इस टाइप से मेम्ब्रेन, और ये कोई पोर्ट आप लोगों ने रख रखा है, इस पोर्ट के अंदर आप लोग जैसे इसको फिल्ट्रेट को छानोगे, इसको जैसे इसको आप इस पर डालोगे तो सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि कुछ पार्ट जो है वो यहाँ रह जाएगा और कुछ पार्ट जो है वो यहाँ आ जाएगा। ये जो पार्ट होगा ये होगा बेटा एसिड सोल्यूबल पार्ट, और ये जो पार्ट होगा वो होगा बेटा एसिड इनसोल्यूबल पार्ट। क्योंकि अपने को पता है कि जैसे आप ग्राइंड करोगे तो इस टिश्यू के अंदर, इस एनिमल पार्ट के अंदर जो भी आप लोगों के एसिड में सोल्यूबल पार्ट थे वो तो सारे सोल्यूबल होकर इस एरिया में आ जाएंगे, और जो एसिड इनसोल्यूबल थे वो आपके कहाँ रह जाएंगे, ऊपर एज ए फ्रिक्शन पार्ट जो है उसके अंदर रह जाएंगे। या यूँ मान लें कि फ्रिक्शन के अंदर रह जाएंगे और ये जो है वो सोल्यूबल पार्ट के अंदर आ जाएंगे। तो इस टाइप से आप लोग उसको ग्राइंड करके, मिक्स करके, फिर आप लोग क्या करेंगे कि इस एसिड सोल्यूबल पार्ट का भी आप एनालिसिस करें, एनालिसिस ऑफ एसिड सोल्यूबल पार्ट एंड एसिड
सोल्यूबल पार्ट। अब कौन कौन सी टेक्निक है जो इस एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं, अपने एनालिसिस को करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल टेक्निक जो है आप लोग यूज़ करते हैं। अपने बायो के अंदर वो टेक्निक डिस्कशन नहीं करेंगे कि आप कौन सी टेक्निक से डिस्कशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अपने सीधी सी बात करेंगे कि ये जो एसिड सोल्यूबल पार्ट होगा, इस सोल्यूबल पार्ट के अंदर आप लोगों को जनरली जो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं वो मिलते हैं बेटा माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और जो एसिड इनसोल्यूबल पार्ट होता है इसके अंदर बेटा मिलते हैं अपने को मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स। याद रखना है, इसके अंदर मैक्रो वाले मिलेंगे, इसके अंदर माइक्रो वाले मिलेंगे, जिनको कलेक्टिवली आप लोग नेम दे रहे हैं बायो मॉलिक्यूल्स। और यही सेम टू सेम आप लोग एनालिसिस करें अर्थ क्रस्ट का, तो आप लोगों को उसके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल मिलेंगे। अब मैं बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एसिड इनसोल्यूबल पार्ट है उनको मैक्रो जनरली बोल रहे हैं, और जो एसिड सोल्यूबल पार्ट है उसके अंदर आप लोगों को माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स जो है वो अपने को मिलने वाले हैं। तो एक बार बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लें कि कौन सा पार्ट जो है वो कहाँ अपने को मिलेगा, तो आराम से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चलेंगे कि ये बायोमोलिक्यूल जो है उनके 2 कैटेगरीज जो है वो कौन कौन सी है और कैसे इसको आइडेंटिफाई किया आप लोगों ने। बेटा तो इन बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो आप लोगों ने ब्रॉडली 2 कैटेगरीज जो है वो आप लोगों ने बना ली। इसके अंदर आप लोगों ने एक लिखा सर माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स, और दूसरा आप लोगों ने डिस्कशन किया मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो वाले किनको बोल रहे हैं बेटा वो ध्यान रखें। सबसे पहले तो आप बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट जो है वो इनका होता है बेटा लेस देन 1000 डाल्टन। 1000 डाल्टन से जिनका मॉलिक्यूलर वेट लेस होगा उनको आप बोलेंगे है कौन से, माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स। दूसरा पॉइंट आप लोग इसके अंदर ये लिख सकते हैं कि दिस इज द एसिड सोल्यूबल पूल, या प्रेजेंट इन एसिड सोल्यूबल पूल। कहाँ मिलेंगे, एसिड सोल्यूबल पूल के अंदर मिलेंगे। तीसरा इनके कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या मिल सकते हैं अपने को, जैसे अमाइनो एसिड्स जो है वो इसके अंदर मिलेंगे। अमाइनो एसिड्स प्रोटीन फॉर्मेशन में काम आते हैं बेटा, डायरेक्टली जो अमाइनो एसिड है उनकी बात कर रहे हैं। इसके अलावा नाइट्रोजिनस बेस जो है वो अपने को कहाँ मिलेंगे, एसिड सोल्यूबल पूल के अंदर मिलेंगे। इसके अलावा सम मोनोसैकेराइड्स एंड लिपिड्स जो है, मोनोसैकेराइड्स एंड लिपिड्स जो है वो आपको किसके अंदर मिलेंगे बेटा, माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर मिलेंगे। लिपिड को मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, ध्यान रखें, लिपिड को अपने डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा ये कह रहा है कि मैक्रो बायोमोलिक्यूल जो है वो कौन से होंगे, इनका मोलिकुलर वेट जो है अपने को मिलने वाला है मोर देन 1000 डाल्टन। 1000 डाल्टन से इनका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा। इसके अलावा बात करते हैं कि प्रेजेंट इन एसिड इनसोल्यूबल पूल। तीसरा पॉइंट कि इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं आप लोग। तो एग्जाम्पल में ये कह रहा है कि आप लोगों को प्रोटीन जो है वो इसमें मिलेगी। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड्स जो है वो अपने को इस इनसोल्यूबल पार्ट के अंदर मिलेंगे। इसके अलावा पॉलीसैकेराइड्स जो है वो भी अपने को किस में मिलेंगे बेटा, इस मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर अपने को मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं इस लिपिड की। ये लिपिड जो है ये आता किसके अंदर है, लिपिड वैसे तो माइक्रोमोलिक्यूल है, बट कई बार क्या होता है क्योंकि जब आप ग्राइंड करते हैं तो उस टाइम क्योंकि लिपिड जो है वो सेल मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट था। आप लोगों को याद है कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड प्रोटीन से बनती है, लिपिड और प्रोटीन जो है वो सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट था। तो
तो ये कह रहा है कि जैसे आप लोग सेल को ग्राइंड करेंगे तो उसकी सेल मेम्ब्रेन के कुछ पार्ट जो है, कुछ पीस जो है, कुछ फ्रेगमेंट जो है वो टूटेंगे और वो फ्रेगमेंट जो है वो एज इट इज़ किसके अंदर रह जाएंगे बेटा, एसिड इनसोल्यूबल पार्ट के अंदर रह जाएंगे। तो कुछ सम अमाउंट ऑफ लिपिड जो है इन द फॉर्म ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन are present in acid insoluble part. These this lipid जो है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, कई बार मैक्रो मॉलिक्यूल्स में भी कंसीडर करते हैं, बट रियल में लिपिड किस में आती है, आपके माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आता है। तो लिपिड जो थोड़ा सा अपने को फ्रैक्शन जो है वो थोड़ा सा पार्टीशन जो है यहाँ दिखाने वाली है। तो सबसे पहले अपने बात जो कर रहे हैं कि इस बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर के अंदर अपने अलग अलग हेडिंग्स स्टडी की। पहले तो देखा कि जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लास्ट जो है वो क्या है उसका डिस्कशन किया। फिर आप लोगों ने लिखा कि सर इस प्रोटोप्लास्ट के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स जो है अपने को मिलने वाले हैं, कौन कौन सा इसकी फिजिकल नेचर क्या होगी, इसकी केमिकल नेचर क्या होगी, इसकी बायोलॉजिकल नेचर क्या होगी, सारा डिस्कशन किया आप लोगों ने। प्रोटोप्लास्ट की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए आपने कोलोइडल थ्योरी जो है उसको आपने स्टडी किया। उसके बाद आप लोग बात कर रहे थे कि इस प्रोटोप्लास्ट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, जिनको आप लोग जनरली क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, या कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्म आर नोन एज बायोमोलिक्यूल्स। और इन बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो आप लोगों ने ब्रॉडली इनकी 2 कैटेगरीज जो है वो आप लोगों ने डिस्कशन जो है वो कर ली। तो इसी बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में अपने सबसे पहले जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे बेटा इनमें से कार्बोहाइड्रेट का। देखो कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो आप लोगों को कहीं मोनोसेक्राइड भी डिस्कशन करने पड़ेंगे और इसके अलावा कहीं ना कहीं आप लोगों को पॉलीसेक्राइड्स जो है उनका भी डिस्कशन करना पड़ेगा। उसके बाद अपने अमीनो एसिड्स यानी प्रोटीन का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि देखो मोनोमर में ही आते हैं, पॉलीमर में ही आ जाएंगे। फिर आप नाइट्रोजनस बेस यानी न्यूक्लिक एसिड का डिस्कशन करेंगे और लिपिड का डिस्कशन करेंगे। तो पहले 3 मॉलिक्यूल्स का डिस्कशन करेंगे, फिर इसी चैप्टर में अपने एक टॉपिक दिया हुआ है एंजाइम का, उसका भी डिस्कशन करेंगे। तो एक बार बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चलते हैं। बेटा सबसे पहले अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है प्रोटोप्लास्ट के अंदर मिलता है, उसमें से आप बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स का डिस्कशन करें तो सबसे पहले तो अपने ये लिखते हैं, नेम से ही क्लियर है कि दोज कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दोज कंपाउंड ऑफ या कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन with ratio of hydrogen and oxygen is 2:1। यानी हाइड्रोजन का रेशो तो कितना है बेटा 2 है और ऑक्सीजन का कितना है आपको 1 मिलेगा, रेशो मिलेगा। सो क्योंकि यही फॉर्मूला आप लोग देखते हैं वाटर के अंदर H2O के अंदर भी क्या होता है, हाइड्रोजन 2 होते हैं, ऑक्सीजन 1 होता है। तो इसका मतलब so they are also called as hydrates of कार्बन, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो तो वही मिल रहा है जो वाटर के अंदर मिल रहा है आप लोगों को, और कार्बन जो है कार्बन के साथ ही मिलता है, इस वजह से इसको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी बोला जाता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। फिर इनकी कुछ बातें कर लेते हैं कि दीज आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा पॉइंट आप लोग डिस्कशन करें तो ये कह सकते हो आप लोग, फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है वो कौन है बेटा, आपको कार्बोहाइड्रेट है। और इनकी RQ वैल्यू जो होती है, RQ वैल्यू जो है, RQ वैल्यू मिलती है आप लोगों को 1। कार्बोहाइड्रेट की कितनी होती है बेटा, RQ वैल्यू 1 होती है। और इनका देखो थोड़ा सा इसको समझे है क्या, डेफिनेटली तो आपको समझ में आ गई होगी। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड है और इनका रेशो जो है वो H और O का रेशो कितना आता है बेटा, 2:1 आता है।
दूसरा पॉइंट आप लोगों ने कहा इसी वजह से आप लोग इनको बोलते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। दूसरा ये कह रहा है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों है, यानी आपकी बॉडी में जो टोटल एनर्जी चाहिए उसका 55 टू 65% एनर्जी जो है आपने किससे लेते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। तो इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं आप लोग, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी मेन एनर्जी आपको किससे मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट से। फिर आप लोगों ने लिखा फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। बेटा आप लोग इसका कंपैरिजन ऐसे कर सकते हैं कि आपके सामने 3 ऑप्शंस है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आप लोगों को मान लो यहाँ कोई हलवा जो है वो मिल रहा है, इसके अलावा चपाती प्लस में दाल मिल रही है, और इसके अलावा मान लो आप लोगों को सिर्फ ओनली चपाती प्लस में चटनी मिल रही है। सपोज दैट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वैसे कुछ भी नहीं है ऐसा। तो आप लोगों को ऑप्शन दिया जाए कि सबसे पहले आप किसको खाएंगे बेटा, तो आप लोगों को आई थिंक जो पहला ऑप्शन आएगा वो पहला ऑप्शन आप लोग ये कहेंगे कि सर हम किसको खाएंगे, इसको खाएंगे। बाई चांस आप लोगों को ये नहीं मिले तो आप किसको प्रायोरिटी रखोगे, इसको। और ये भी नहीं मिले तो प्रायोरिटी किसकी आएगी, इसकी आएगी। तो जनरली मैं हलवा बोलता हूँ किसको, कार्बोहाइड्रेट को। यानी सबसे पहले यदि आपकी सेल के एंजाइमों को जो भी फूड मिलता है, चाहे आप बाहर से कार्बोहाइड्रेट लें, चाहे आप लिपिड लें, चाहे आप प्रोटीन लें, तो सबसे पहले नंबर किसका लगेगा, डाइजेशन किसका होगा बेटा, कार्बोहाइड्रेट का होगा। मतलब कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन से ही आपकी बॉडी जो है उसकी जो सेल्स है वो एनर्जी लेना पसंद करती है। मतलब सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी जो है वो मिलती भी है, और कार्बोहाइड्रेट का ही ऑक्सीडेशन करते हैं। दूसरे नंबर पे यदि आपकी बॉडी में फास्ट की कंडीशन में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, देन आपकी बॉडी जो है वो किससे लेगी बेटा, फैट से, या फिर लिपिड जो है उस लिपिड से एनर्जी गेन करेगी। सेकंड नंबर लिपिड का, और थर्ड नंबर पे आप लोग बात कर सकते हैं प्रोटीन का नंबर लगता है, ठीक है ना। तो ये तो रेयरली ही प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, सॉरी प्रोटीन से एनर्जी लेते हैं। सबसे पहले एनर्जी या फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है वो कौन है बेटा, आपका ये है आपका कार्बोहाइड्रेट। फिर आप लोगों ने कहा आर क्यू वैल्यू। आर क्यू वैल्यू क्या होती है वो समझ लें। आर फॉर रेस्पिरेटरी, क्यू फॉर क्यूसेंट। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं कि जो भी प्रोसेस होती है उसके अंदर रिलीज्ड गैस अपॉन में और यूज्ड गैस जो होता है उसका रेशियो ही क्या होता है, आर क्यू होता है। तो रेस्पिरेशन में अपने को पता है CO2 रिलीज होती है और O2 यूज होती है। रिलीज्ड अपॉन में यूज, इनका वॉल्यूम जो है उसका रेशियो लेते हैं। ये जनरली क्या होता है कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में आप 6 O2 काम में लेते हैं और 6 CO2 ही बाहर निकलती है। मतलब इनको आप कट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1 आएगी। कई बार आप लोगों से क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लेता है, वो आपसे PQ पूछता है, फोटोसिंथेटिक क्यूसेंट पूछता है, फोटोसिंथेटिक क्यूसेंट। और वो आपसे ये नहीं पूछेगा इसकी वैल्यू क्या है फोटोसिंथेटिक क्यूसेंट की। वो ऑप्शन में पहला ऑप्शन दे देता है CO2 अपॉन में O2, दूसरा ऑप्शन दे देता है आप लोगों को O2 अपॉन में CO2, तीसरा ऑप्शन कोई अलग दे देगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपका आंसर क्या होगा बेटा, ये होगा कि फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन रिलीज होती है और CO2 जो है वो यूज होती है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। आर क्यू वैल्यू रेस्पिरेटरी क्यूसेंट है, PQ नहीं है। तो इस टाइप से आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट का इनिशियली इंट्रोडक्शन जो है अपना कंप्लीट होता है। फिर इनकी बात करते हैं, इनका जनरल फॉर्मूला या इनका जो डिस्कवरी जो थी वो किस टाइप से थी, क्या क्या थे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे बात करेंगे। बेटा सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आया था इस कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आया था कि कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन which have molecular formula CXH2 CnH2nOn। यानी इनका फॉर्मूला सबसे पहले ये फॉर्मूला दिया गया था CnH2nOn जो है वो फॉर्मूला दिया गया, और बोला गया कि कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2nOn। ये डेफिनेशन दी गई थी। बट इस डेफिनेशन के कुछ एक्सेप्शन थे। कुछ एक्सेप्शन क्या थे मैं आपको यहाँ लिख के बता रहा हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, CH3COOH। आप लोग बोलेंगे कि क्या सर ये कार्बोहाइड्रेट है,
देखो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो कार्बोहाइड्रेट है। क्यों है देखें कि क्या इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो आप बोलोगे सर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कंपाउंड तो है, बट क्या फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है? तो देखो n कितना है इसके अंदर, 1 और 2, कार्बन की नंबर क्या है 2 है, यानी n इजिकल टू 2 रखें तो इसके अंदर आप लोगों को कार्बन कितने मिलने चाहिए, C2 है, हाइड्रोजन कितने हैं 3 एंड 4 है, हाइड्रोजन कितने हैं बेटा 4 है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, इसके अलावा ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन भी आप बोलोगे सर 1 एंड 2 मॉलिक्यूल जो है एटम जो है इसके अंदर मिल रहे हैं, इसका मतलब फॉर्मूला भी अप्लाई हो रहा है इसका मतलब। तो ये क्या कार्बोहाइड्रेट है क्या, बट ये रियल में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये आपका एसिटिक एसिड है। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि एक मैं कार्बोहाइड्रेट लिख रहा हूँ C12H22O11, ये एक कार्बोहाइड्रेट है जो आप लोग यूज करते हैं जनरली, ये शुगर है, ठीक है। इस शुगर का फॉर्मूला C12H22O11 है। भाई देखो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन लिखी तब तो आपने कहा कि भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कंपाउंड होने चाहिए, कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कंपाउंड है, तो फॉर्मूला कौन सा होना चाहिए CnH2nO1, बट इसके अंदर आप लोग देखेंगे तो CnH2nO1 वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, इसका मतलब ये तो कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, जबकि ये रियल में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, उसको आप लोग इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कर रहे थे बेटा, इसको आप लोग अप्लाई कर रहे थे, मतलब इसको कार्बोहाइड्रेट में कंसीडर कर रहे थे, इसको कार्बोहाइड्रेट जो रियल में है उसको आप नेग्लेक्ट कर रहे थे। तो इस वजह से इस कंप्लीट डेफिनेशन को क्या कर दिया गया बेटा, पहले नेग्लेक्ट कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। फिर इसकी जो न्यू डेफिनेशन दी गई उसमें ये लिखा गया, न्यू डेफिनेशन के अंदर, न्यू डेफिनेशन में ये बताया गया कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन which are polyhydroxy aldehyde और polyhydroxy ketone in nature, यानी ऐसे कंपाउंड जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बने हुए हैं, और साथ में कंडीशन क्या डाल दी कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी या तो एल्डिहाइड होने चाहिए या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होने चाहिए, तभी आप उनको कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। एंड हैविंग जनरल फॉर्मूला दे दिया बेटा इसका CxH2O(Y), ये फॉर्मूला इसका जनरल फॉर्मूला दे दिया गया, और इनको बोल दिया गया कि भाई इस टाइप से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो, उन्हीं को आप क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट नेम देंगे। देखो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप लोग देखेंगे तो क्या ये कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, ये रियल में कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा क्योंकि पॉलीहाइड्रोक्सी कंडीशन को शो नहीं कर पा रहा। दूसरी कंडीशन ये कार्बोहाइड्रेट में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन जो है इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन थी, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन की कंडीशन जो वो होती कितनी है और कहाँ से कार्बोहाइड्रेट की स्टार्टिंग होती है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर नंबर ऑफ कार्बन जो है वो कितने से स्टार्टिंग होगी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा। देखो बेटा मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें आप लोग, तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर मिनिमम जो है आप लोगों को 3 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। कितने कार्बन कंपाउंड होंगे बेटा, 3 कार्बन कंपाउंड होंगे। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एल्डिहाइड और दूसरी कंडीशन लिख रहा हूँ कीटोन। देखो एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHO, याद रखना है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। और कीटोन का फॉर्मूला आप लोग देखें तो CC⋯OC, ये कंडीशन आती है कीटोन की। तो ये कह रहा है कि एल्डिहाइड कंडीशन में वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का मतलब हुआ CHO, फिर इसको बैलेंस कर दो चाहे आप हाइड्रोजन से। अब देखो इसमें मोर देन 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, OH ग्रुप है, मतलब क्या हो गया बेटा पॉलीहाइड्रोक्सी, और एल्डिहाइड ग्रुप भी है, तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। आप लोग बोलते हैं कि नहीं सर हम ऐसा भी बना देते हैं इसको CHO
COH H और H लिख देते, तो पहला पॉइंट तो ये कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी में नहीं आता, ये मोनोहाइड्रोक्सी में आ जाता। आप बोलते कि नहीं सर हम इसको ऐसे लिखना चाह रहे थे, आप लोग ने गलत लिख दिया इसको, हम ऐसे लिख देते इसको, ऐसे लिख देते इसको, तो ये किस में आ जाता, पॉलीहाइड्रोक्सी में आ जाता। भाई मोर देन वन हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गए तो पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया, एल्डिहाइड भी हो गया, क्या इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट है? ये भी नहीं होगा बेटा। ये क्यों नहीं होगा? आप इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखें सी कार्बन की नंबर कितनी है 1 and 2, यानी x इजिकल टू कितना हो गया बेटा 2 हो गया। हाइड्रोजन की नंबर देखें 1 2 3 and 4, हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 and 4, और ऑक्सीजन कितने हैं 1 2 and 3। तो आपने तो बोला था H2O की Y होता है, तो Y इजिकल टू आप किसको लेंगे, ऑक्सीजन को लेंगे, तो Y इजिकल टू कितना होना चाहिए 3। अब Y 3 होगा तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, यानी H2O की 3 करोगे तो ये हो जाएंगे, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए 6 होने चाहिए, और ऑक्सीजन कितने होने चाहिए 3 होने चाहिए। तो यहाँ ऑक्सीजन तो 3 है बट हाइड्रोजन की नंबर कितनी है 1 2 3 and 4 है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, इसलिए ये नहीं है ये कंडीशन, क्योंकि इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी कंडीशन नहीं है, इस वजह से अप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे। और तीसरी बात करें आप लोग इसकी, तो इस पे क्या फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, पहले देखें फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है क्या, पॉलीहाइड्रोक्सी वाली कंडीशन हो रही है, फॉर्मूला अप्लाई करके देखें। इसमें 1 2 3 कार्बन है, यानी x इजिकल टू कितना है बेटा 3 है, क्योंकि जनरल फॉर्मूला याद रखें CXH2O की होल बाई, ये जनरल फॉर्मूला था। तो इसके अंदर x इजिकल टू 3 है। y की बात कर लेते हैं, y आप ऑक्सीजन को काउंट कर लें डायरेक्ट 1 2 and 3 है, y इजिकल टू 3 है, तो हाइड्रोजन कार्बन कितने होने चाहिए बेटा 3, तो कार्बन 3 है। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, तो आप बोलोगे सर 6 होने चाहिए, तो देखो इसमें है क्या 1 2 3 4 5 and 6 हो गए। इसके अलावा बात करें ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए, ऑक्सीजन इसके अंदर 3 होनी चाहिए। तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट है, ये कंडीशन भी शो नहीं करेगी, ये कंडीशन भी नहीं शो करेगी। इसका मतलब मिनिमम जो नंबर ऑफ कार्बन होंगे कार्बोहाइड्रेट के अंदर वो कितने होंगे बेटा 3 होंगे। चलो एल्डिहाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने डिस्कशन किया, क्या कीटोन भी ऐसा शो करेगा, कीटोन शो करेगा। तो देखो मान लो कीटोन का फॉर्मूला ये बताया, मान लो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ OH हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन कार्बन OH हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। देखो क्या ये पॉलीहाइड्रोक्सी है, 1 and 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, क्या कीटोन है, तो आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल कीटोन भी है। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, क्या इस पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, वही देखें कार्बन की नंबर देखें 1 2 3, मतलब 1 3 कार्बन है, x इजिकल टू 3 हो गया। ऑक्सीजन की नंबर 1 2 and 3, ऑक्सीजन 3 मतलब हाइड्रोजन कितने होने चाहिए 6, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट है। अब आप बोलते हैं कि सर हम इसको 2 वाला बना लेते, तो पहली बात कीटोन 2 वाला होता नहीं, आपको 3 कार्बन के साथ जोड़ना पड़ता है इसको। दूसरा पॉइंट आप लोगों के माइंड में आती है कि सर इसको OH लगा लेते हैं, यहाँ OH क्यों लगाएं, पॉलीहाइड्रोक्सी कंडीशन तो 2 से ही क्रिएट हो रही है। ये जो कंडीशन आती है ये भी अपने को बता रही है कि 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट होते हैं स्टार्टिंग वाले, यानी कार्बोहाइड्रेट की जो स्टार्टिंग है उसके अंदर मिनिमम से मिनिमम आपको 3 कार्बन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो एक बार आप लोग इस दोनों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और दोनों जो डेफिनेशन थी उनको मैंने एक्सप्लेन किया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चलेंगे। ये जो कार्बोहाइड्रेट है, इन कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन जो है वो कैसे किया गया है इनको, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लें बेटा इसका। बेटा कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सैकराइड, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सैकराइड्स। देखो सैकराइड्स की बात करें तो मतलब कार्बोहाइड्रेट की जो यूनिट्स होती है, मोनोमर्स होती है, उनको सैकराइड्स बोल रहे हैं आप लोग। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सैकराइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो है, कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड into
थ्री ग्रुप्स। थ्री ग्रुप्स में से फर्स्ट ग्रुप जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं वो बेटा आपका मोनोसैकेराइड्स। सेकंड ग्रुप जो लेते हैं वो बेटा लेते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। और थर्ड जो ग्रुप लेते हैं वो लेते हैं बेटा पॉलीसैकेराइड्स। देखो इनमें से मोनोसैकेराइड का डिस्कशन अपने करें तो मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं उनका फर्दर हाइड्रोलाइसिस जो है वो नहीं हो पाता, फर्दर हाइड्रोलाइसिस डज नॉट अकर। इसका मतलब दीज आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। कैसे हैं बेटा ये? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो है, सिंपलेस्ट शुगर जो है वो मिलेगी और इनका फर्दर हाइड्रोलाइज जो है या हाइड्रोलाइसिस जो है वो आप लोग इनको नहीं कर पाते। और इनका जनरल फॉर्मूला जो होगा, जनरल फॉर्मूला जो है हैव सिमिलर, हैव सेम एक्स एंड वाई, यानी इसके अंदर सेम नंबर जो मिलेगी आप लोगों को, जितने एक्स होंगे उतने ही आपको वाई मिलने वाले हैं। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के नंबर जो है वो क्या मिलेंगे आप लोगों को बेटा? सेम मिलेंगे। और ये जो आपके मोनोसैकेराइड्स है, ऑल मोनोसैकेराइड्स, ऑल मोनोसैकेराइड्स, all monosaccharides occurs in D and L फॉर्म, यानी इनके आप लोगों को 2 फॉर्म्स जो है वो मिलने वाली है। इसका एक एक्सेप्शन जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है, एक्सेप्ट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। इस डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के अलावा जितने भी मोनोसैकेराइड है सब के अंदर आप लोगों को D and L फॉर्म जो है वो जनरली मिलने वाली है। जबकि ये जो आपके जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है इसके अंदर आप लोगों को किसी भी कंडीशन के अंदर क्या नहीं मिलेगी बेटा? D और L फॉर्म नहीं मिलने वाली। दूसरा पॉइंट आप लोग एक पॉइंट इसमें और लिख सकते हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है, जो मोनोसैकेराइड है, इन मोनोसैकेराइड के अंदर ये आप लोगों को ये आप या तो आइदर इन रिंग फॉर्म और स्ट्रेट चेन, यानी या तो रिंग फॉर्म में मिलेंगे या चेन की फॉर्म में, सीधी चेन की फॉर्म में अपने को मिल सकते हैं। और इनमें से रिंग के अंदर या रिंग फॉर्म जो है या जो आपके सॉरी इनकी जो रिंग फॉर्म है, साइक्लिक स्ट्रक्चर जिनको बोलते हैं, रिंग फॉर्म और साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो हावर्थ एक साइंटिस्ट था उसने दी थी, तो इनको बोल देते हैं जनरली हावर्थ स्ट्रक्चर, हावर्थ स्ट्रक्चर। तो ये भी हावर्थ स्ट्रक्चर जो है उनको भी बोला जा सकता है। तो ये आपके इस मोनोसैकेराइड की कुछ डिस्कशन जो है वो अपने किए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, कुछ एक्स्ट्रा बातें भी अपने को इसमें मिलेगी कि कौन कौन सी जो मोनोसैकेराइड है उनको कैसे कैसे आप लोग कैटेगराइज करेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। एक बार बेटा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने बात करेंगे कि इन मोनोसैकेराइड्स को नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेस पे आप लोगों ने कितनी ग्रुप में, सब ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा। इन मोनोसैकेराइड्स को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम की नंबर के बेस पे आप लोग इनको फर्दर जो है वो क्लासीफाई करते हैं। कार्बन एटम्स के बेस पे वो कौन कौन से करते हैं? फर्स्ट कैटेगरी है इसकी, मैं ए से लिख देता हूँ, इनको बोलते हैं ट्रायोसिस। ट्रायोसिस का मतलब है जो कार्बन होंगे 3 कार्बन जो है वो अपने को मिलने वाले हैं। इनके अंदर कितने मिलेंगे बेटा? 3 कार्बन। इनका जनरल फॉर्मूला जो बात करें वो हो जाएगा बेटा C3H6O3।
यानी इसमें कितने कार्बन मिलेंगे बेटा आप लोगों को? 3 कार्बन मिलने वाले हैं। दूसरा जो बी ग्रुप है उसमें लेते हैं टेट्रोजेस, इनके अंदर 4 कार्बन मिलेंगे आप लोगों को, 4 कार्बन कंपाउंड होंगे। जनरल फॉर्मूले की बात करें आप लोग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लेते हैं बेटा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है इनका क्या हो जाएगा? C4H8O4 हो जाएगा। इसके अलावा सी कैटेगरी की बात करें तो वो है पेंटोजेस, इसमें 5 कार्बन मिलने वाले हैं आप लोगों को। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें वो हो जाएगा C5H10O5। इसी टाइप से डी कैटेगरी की बात करें तो वो आ जाएगा हेक्सोजेस, इसमें 6 कार्बन कंपाउंड मिलेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें बेटा वो हो जाएगा C6H12O6। इसके अलावा बात करें आप लोग ई कैटेगरी तो वो आती है बेटा हेप्टोजेस या हेप्टोज, और हेप्टोज के अंदर 7 कार्बन कंपाउंड होंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें वो हो जाएगा C7H14O7। ये अपने को इससे ज़्यादा वाले यानी 7 कार्बन से ज़्यादा वाले मोनोसेक्राइड्स जो अपने को नहीं मिलते, यही मिलते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने कल जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसके अंदर डिस्कशन करेंगे ट्रायोजीज जो 3 कार्बन कंपाउंड है उनके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स अपने को मिल रही है, किस टाइप से ये आप लोगों के एल्डिहाइड कीटोन फॉर्म के अंदर मिलते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बेटा इसको लर्न करें साथ साथ में, ताकि याद रहेगा आप लोगों को, लर्निंग हो जाएगी, उसके बाद आप लोगों को समझना भी ईजी हो जाएगा। थैंक यू।